जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील टॉपिक है। ये टॉपिक हमारे लिए न ही सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, न ही आपके मेंस या फिर सोशियोलॉजी के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये टॉपिक हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक समाज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग समाज का हिस्सा हैं, हम लोग समाज में रहते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग शादीशुदा होंगे या शादी करने वाले होंगे, तो इसलिए ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। खास करके हमारे हमारे महिला वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अंदर की बात को टच करेगा। कोशिश कीजिएगा आखिरी तक आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको इस टॉपिक के सही गलत हर तरह के पहलू आपके कवर हो सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मेरा पति मेरा देवता नहीं बल्कि बलात्कारी। अब ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत एक ऐसा समाज है, भारत एक ऐसी संस्कृति है जहां पर हम महिलाओं को ये सिखाते हैं, महिलाओं के दिमाग में ये चीज हम बहुत गहन तक डाल देते हैं कि पति परमेश्वर होता है और पतिव्रता पत्नी, इस तरह की जो मेंटेलिटी होती है, हमने इसको काफी हद तक उसको मजबूत कर रखा है। हमारे संस्कृति में, हमारे भारत समाज के अंदर बहुत ही पौराणिक जमाने से हम महिलाओं को एक देवी की तरह पूजते हैं। महिलाओं को हम जो हमारी कितने त्योहार होते हैं जिसमें हम महिलाओं को बहुत ज्यादा पूजते हैं, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन आज समाज का एक पहलू ऐसा है जहां पर जो पति है, जो उसके रक्षक करता है, वह रक्षक ही उसका भक्षक बन जाता है। ऐसे तमाम केस, ऐसे तमाम मामले आप लोगों के सामने आपने देखे होंगे, न्यूज में पढ़ा होगा, मीडिया के अंदर पढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट खुद, इतने साल हो गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद अभी तक इसका पूरी व्याख्या नहीं कर पाया है। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में अभी ये केस चल रहा था, अभी करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा बर्निंग इशू चल रहा है ये टॉपिक, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट भी इस पे तय नहीं कर पा रहा है कि क्या मैरिटल रेप को, वैवाहिक बलात्कार को, क्या इस तरह की चीज होती भी है या नहीं होती है। क्योंकि कई बार तुमको पता नहीं होता है कि कोई क्राइम हो रहा है, लेकिन उसको हम क्राइम कंसिडर करें या न करें। ठीक है, समय के साथ जैसे जैसे विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, फेमिनिज्म अपने चरम सीमा पर है, तो इसलिए शायद अभी हमको इस टॉपिक पर समझने की और जानने की बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मैरिटल रेप जस्टिस हरिशंकर ओपिनियन इग्नोर्स प्रेसिडेंट अपहोल्ड्स पेट्रियार्की। कहने का मतलब यह है कि अभी जो केस चला है उसके अंदर जो जस्टिस थे हरिशंकर, उनका जो ओपिनियन है, उनका ओपिनियन अभी भी स्टेटस को मेंटेन कर रहा है। व्हाट इज स्टेटस को? स्टेटस को का मतलब होता है जो चल रहा है उसे चलने दे, जो चल रहा है वही चलेगा, इसमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। इस प्रॉपर स्टेटमेंट को कहते हैं स्टेटस को। तो उन्होंने क्या किया है कि जो भी चल रहा है, जो अभी तक भारत के अंदर मैरिटल रेप अभी तक कह लीजिए कि अभी तक सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, अभी तक इसको एक्नॉलेज नहीं किया है, अभी तक सरकार ने इसको पहचानने से मना किया है। तो अभी भी सरकार इसको पहचानने से मना ही कर रही है। सरकार की छोड़ी सुप्रीम कोर्ट तक इसको अभी तक असलियत मानने को तैयार नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है? अपहोल्ड्स पेट्रियार्की। पेट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधान समाज। आज का हमारा जो समाज है वो बहुत ज्यादा पुरुष प्रधान है, पुरुषों की मर्जी इसमें ज्यादा चलती है अगर हम तुलना करें महिलाओं से, औरतों से। इसलिए पेट्रियार्की अपहोल्ड्स अभी भी जो पुरुष हैं वो ज्यादा प्रधान हैं अगर हम कंपेयर करें महिलाओं से। चलिए, खैर, वैवाहिक बलात्कार अपराध है या नहीं, फैसले पर नहीं पहुंच सकी दिल्ली हाईकोर्ट। अभी तक दिल्ली हाईकोर्ट इस फैसले को पहुंच नहीं सकी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ये केस पुराना है, नीचे वाली जो ये नीचे वाली फोटो है, लेकिन इस पुराने केस में आप देखिए चीफ जस्टिस ने क्या बोला था। मैं चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने क्या बोला था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई आस्क वेदर रेप अक्यूज्ड वुड मैरी द एलिजेड विक्टिम। अब ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य है, बहुत ही ज्यादा समाज के लिए बहुत ज्यादा बुरा था, क्योंकि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा था किसी रेपिस्ट को, क्योंकि एक पुरुष ने किसी महिला का रेप किया था, उसके बाद उसके सामने ऑफर रखा गया था, उसको ऑप्शन दिया गया था कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको जेल होगी या फिर आप इस महिला से शादी कर लीजिए। अब ये ऑप्शन सुनने में बहुत ज्यादा अटपटा है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला है, क्योंकि आप एक रेपिस्ट को ये ऑप्शन दे रहे हो कि अगर आपको जेल नहीं जाना है तो आपको इस महिला से शादी करनी पड़ेगी। आपने उस महिला से पूछना तक संभव ये जरूरी नहीं समझा कि आप
क्या इस मर्द इन इंसान से शादी करना चाहते हैं? जो आपके गर्भ के अंदर जो बच्चा अभी पल सकता है वो आप कभी चाहते ही नहीं थे। तो यहाँ पे एक आता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, यहाँ पे आपको चूज करने की, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने की आजादी नहीं दी गई थी। तो इस तरह के जजमेंट भी पहले आ रखे हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी हम इसको कहते हैं कि अगर कोई इंसान अगर किसी का रेप कर देता है तो अभी भी हम उसको शादी करना उसका सोल्यूशन मान लेते हैं। तो ये जो मेंटेलिटी, ये जो मिसोजिनियस मेंटेलिटी है कि अभी भी शादी करना, अगर आप किसी रेपी से शादी कर लेते तो वो जो रेप किया हुआ है वो चीज कम हो जाएगी, वो कंपनसेट हो जाएगी, वो उसका सोल्यूशन है। तो ये मेंटेलिटी अभी भी हमारे हिंदू समाज के अंदर काफी हद तक दिमाग के अंदर बैठी हुई है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैरिटल रेप होता क्या है, वैवाहिक बलात्कार होता क्या है। वैवाहिक बलात्कार दरअसल एक सिचुएशन है जहां पे महिला अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर सकता है अगर उसको शारीरिक संबंध बनाने हैं या उसको अभी यौन संबंध बनाने हैं, इसमें वो अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर सकता है और ये चीज अलाउड है, ये चीज लीगल है। इसे कहते हैं वैवाहिक बलात्कार, क्योंकि आपने जैसे विवाह किया है, आप उसकी मर्जी के बिना, जिससे आपने विवाह किया है, आप उसकी मर्जी के बिना आप उसके शरीर के साथ जबरदस्ती कर सकते हो। इस परमिशन को कहा जाता है वैवाहिक बलात्कार। हालांकि इंडियन लॉ के अंदर, इंडियन भारतीय कानून के अंदर अभी तक वैवाहिक बलात्कार जो शब्द है इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है या फिर अभी तक इसको इलीगल नहीं किया गया है। अब इसके अंदर दो तरह के ऑप्शन आते हैं। देखिए, पहली बात ये, अगर कोई पुरुष है, उसकी जो वाइफ है जिनकी शादी हुई है, अगर उसकी उम्र 15 से कम है, अगर उसकी उम्र 15 से कम है, अब यहां पे 18 भी नहीं दिया है तो ये भी मेरे लिए अलग से समझना मेरे लिए मुश्किल है। अगर उसकी उम्र, उस लड़की की उम्र 15 से कम है और अगर आप उसके साथ जबरदस्ती करते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए तो वो इलीगल है, अगर उसकी उम्र 15 से कम है। लेकिन अगर वो 15 से ज्यादा, अगर वो 16 की हो जाती है तो उसके बाद पुरुष को ये परमिशन मिल जाती है कि वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती कर सकता है। ये एक अपवाद है। अब ये अपवाद ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ये अपवाद ही बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इट कैन नलिफाइड बाय द पर्सन हु वाज माइनर एट द टाइम ऑफ द मैरिज विद इन 2 years ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। However, exception 2 of 375, दरअसल मैरिटल जो रेप है इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन जो रेप वाला पूरा जो सिनेरियो है इसको आईपीसी के सेक्शन 375 से लेके 377 तक डील किया जाता है। आईपीसी का जो सेक्शन 375 है, 377 है, उसके अंदर इसको डील किया जाता है अब इंडियन पीनल कोड के तहत। लेकिन इसमें जो अपवाद की मैं बात कर रहा हूं, 375 क्रिएट्स एन एक्सेप्शन to the offense of rape in cases of forced sexual intercourse by a man with his own wife if she is of 15 years of age or above। अगर आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो उसकी उम्र कम से कम 15 से ज्यादा होनी चाहिए तो आपको परमिशन है। तो ये जो बात है, ये जो अपवाद क्रिएट किया गया है, जो एक्सेप्शन है, ये इन इटसेल्फ भी बहुत ज्यादा समझ, इंसान की समझ से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है कि उस औरत की, उस महिला की उम्र 16 है, 17 है, 18 है या फिर फॉर दैट मैटर अगर 30 भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उसके साथ जबरदस्ती करी है तो जबरदस्ती करना ही गलत है, जबरदस्ती करना ही गलत है। डजंट मैटर कि उन महिला की उम्र अगर 40 है, 50 है, जो भी है। लेकिन इसके अंदर जो अपवाद है ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ये चीज चला आ रहा है 1860 से, 1860 अंग्रेजों के जमाने से जब आईपीसी क्रिएट हुई थी उसके अंदर ही सेक्शन चला आ रहा है और अभी तक इसको बदला नहीं गया है। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, इंप्लाइड कंसेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्लाइड कंसेंट? इंप्लाइड कंसेंट का मतलब ये होता है कि ये अंडरस्टूड है कि अगर आप किसी पुरुष से शादी करते हो, अगर आप किसी पुरुष से शादी करते हो तो आप उसको ये परमिशन दे रहे हो कि वो आपके साथ कभी भी कुछ भी जबरदस्ती कर सकता है। ये एक इंप्लाइड कंसेंट है। ये उसी तरह की बात है, आप समझिएगा कि अगर स्कूल में कोई टीचर आपको, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप बदमाशी करते हो और कोई टीचर आपको मारता है, कोई टीचर आपको मारता है और आप, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तो ये उस तरह की बात है इंप्लाइड कंसेंट की। अगर आपने स्कूल में एडमिशन लिया है, अगर आपको स्कूल में पढ़ना है तो आप टीचर से मार खाने के लिए तैयार रहो अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो। तो ये उस तरह की बात है कि आपने स्कूल में फीस पे करी है, आपने स्कूल में एडमिशन लेना चाहे, आप अपनी खुद की मर्जी से स्कूल में आना चाह रहे हो, तो अब आप इसके लिए तैयार रहो कि टीचर आपको मार सकता है अगर आपने पढ़ाई नहीं करी। तो ये उस तरह की बात है कि अगर आपने किसी पुरुष से शादी करी तो आपने उसको वो पूरी परमिशन दे दी है, आपने खुद को सरेंडर कर दिया है कि आप हमारे साथ किसी भी तरह का व्यवहार कर सकते हो। तो इससे कहते हैं इंप्लाइड कंसेंट। Implied consent in marital rape, a study of the legitimacy of marital rape in India। कहने का मतलब है कि मैरिटल implied जो कंसेंट होता है ये इसको वैधता प्रोवाइड कराता है, वैधता।
ये इसको वैधता देता है कि हाँ, अगर आपने किसी से शादी करी है तो अब आपका अधिकार भी है, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई है। अब देखिए, ये जो अगर ये महिला है तो उस महिला को उन्होंने किससे कंपेयर कर दिया है? प्रॉपर्टी से। अगर आपके पास कोई जमीन होती है, अब उस जमीन पर आप कुछ भी करें, क्लब खुलवाएं, कुछ भी करें, आप किसी भी तरह से उस जो जमीन का इस्तेमाल कर सकते हो, उसको शोषण करना हो जमीन का, कर लीजिए। एक्सप्लॉइट करना है, खराब करना है, बर्बाद करना है, अच्छा कॉम्प्लेक्स खड़ा करना है, जो आपको करना अपनी प्रॉपर्टी के साथ, जमीन के साथ, अपने घर के साथ, वही चीज यहाँ पे कंपेयर करके इसको इक्वेट किया गया है महिला के साथ, कि महिला भी अब आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये इंप्लाइड कंसेंट है, आपने ये परमिशन दे दी है। अगर आपने शादी करी तो आपने अपने जो पति है उसको परमिशन दे दी कि वो जो चाहे, जैसा चाहे आपके साथ बर्ताव कर सकते हैं, उसे कहते हैं। तो इसने इसको वैधता प्रोवाइड करी है मैरिटल रेप इन इंडिया। तो ये इस मेंटेलिटी से केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब देखते हैं रेप एंड मैरिज, जो चीज मैं आपको बताई थी पहले, रेप एंड मैरिज ऑन द सुप्रीम कोर्ट फेलियर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन। ये एक तरह आर्टिकल आया था द हिंदू के अंदर, ही बहुत पुराना आर्टिकल है, तकरीबन 1.5 से 2 साल पुराना आर्टिकल है। लेकिन इस आर्टिकल में बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात करी थी कि अगर आपको क्या आप इस रेपी से शादी करेंगे, तो ये ऑप्शन देना ही काफी डिमीनिंग था। ये ऑप्शन देना ही एक महिला के मूल अधिकार के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि इसमें जो महिला के प्रोटेक्ट राइट्स हैं, जो उनके सिविल राइट्स हैं, उसका पूरी तरह से हनन हो रहा है। कांट क्रिमिनलाइज। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर अगर ये चीज इतनी ज्यादा है, जैसे हमने डाउरी पे, दहेज पे इतने लॉ बनाए हैं, तो क्यों दिक्कत आ रही है पार्लियामेंट के लिए इस पर लॉ बनाना? तो पार्लियामेंट का क्या कहना है, जो हमारे नेता होते हैं जिनको हम सरकार के लिए चुनते हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, वो कहते हैं कांट क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप इन इंडिया, इट विल डिस्टेबलाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज सेंटर्ड टू दिल्ली हाईकोर्ट। तो दिल्ली हाईकोर्ट को, जो सरकार है, सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह बोला था कि हम इसको क्रिमिनलाइज, हम इसको आपराधिक नहीं घोषित कर सकते। क्यों? कारण यह है कि एक बंद कमरे में, एक घर के बंद कमरे में आप कैसे तय कर सकेंगे कि एक पुरुष ने सच में किसी महिला पे जबरदस्ती करी है? अगर ये इस चीज को हम क्रिमिनलाइज कर सकते हैं, तो हो सकता है समय के साथ इस लॉ का, ये जो कानून अगर इस पे कानून बने, तो उस कानून का बहुत ही ज्यादा स्तर पर मिसयूज हो सके। क्यों? क्योंकि हमने देखा है समय के साथ, डाउरी के ऊपर देखो, दहेज के ऊपर देखो, विमेन वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस पे देखो, तो ऐसे तमाम केस देखने को मिले थे। स्टैट्स बताते हैं, नंबर्स दिखाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस दिखाती हैं कि ऐसे तमाम केस हुए हैं जहां पर महिलाओं ने इसका मिसयूज भी किया है। महिलाओं ने काफी हद तक इनका मिसयूज भी किया है। जो उनको सरकार ने उनको जो ढाल दी थी, अब उन्होंने उसी ढाल को हथियार बना लिया है। तो ये एक इसलिए डाउट क्रिएट होता है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि अगर आप खुद इमेजिन कीजिए, आप एक शादी के बंधन में हैं, अगर महिलाओं को ये अधिकार मिल जाए कि मैरिटल रेप अगर इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, तो उससे पुरुष के ऊपर बहुत बड़ा वजन यह आ जाएगा कि वो कैसे साबित करेगा कि उसने कोई जबरदस्ती नहीं करी है। हमारे लॉ के अंदर, कानून के अंदर एक प्रावधान यह है कि अगर मैं आपको अक्यूज करता हूं किसी भी इस तरह के डिमीनिंग हीनियस केसेस के अंदर, तो ये आपके ऊपर बर्डन है, ये आपकी जिम्मेदारी कि आप प्रूफ करें कि आप इसके जिम्मेदार नहीं है या आप इसमें इनोसेंट हैं। तो ये बर्डन किस पर आ जाएगा? पुरुषों पर आ जाएगा, और उनके लिए साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है कि अभी तक पुरुषों के लिए इस तरह के लॉ नहीं बने हैं। अगर किसी तरह का हैरेसमेंट, किसी तरह का शोषण अगर पुरुषों के साथ होता है, तो उनके लिए लॉ नहीं बने हैं। उस तरह का कोई प्रावधान अभी तक कानून में है ही नहीं, सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो इससे क्या होगा, जो पूरा फैमिली सिस्टम है, जो पूरा फैमिली इंस्टीट्यूशन है, जो परिवार है, जो नातेदारी, रिश्तेदारी है, पूरी तरह से वो काफी गहरे तरीके से इससे इंपैक्ट हो जाएगा, और बहुत बुरी तरह से इसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इसमें। तो जो लॉ मेकर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो यही कहते हैं कि मैरिटल रेप इट विल डिस्टेबलाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। शादी का जो पूरा ये ढांचा है, शादी का पूरा ढांचा ही पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। शादी, ये जो इसको हम इतना पवित्र रिश्ता मानते हैं, कहते हैं, ये पूरा पवित्र रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप एक पुरुष और महिला के कमरे के अंदर कैमरा नहीं लगा सकते हैं। पुरुष महिला के अंदर कैमरा लगा, वो बंद कमरा, उसमें क्या हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा? सच्चाई क्या है, झूठा क्या है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसका मिसयूज का भी एक डर रहता। तो ये उनका जस्टिफिकेशन था हमारे लॉ मेकर्स का। एक ये है, मैरिटल रेप लॉ विल पुट फैमिलीज अंडर स्ट्रेस। फैमिलीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डाल देंगे। ये ठीक है, काफी हद तक संभावना भी है इसकी, लेकिन इसको क्रिमिनलाइज करना ही नहीं, तो इसमें लॉ बनाना ही नहीं, तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। कोई लॉ बना ही नहीं इस पे, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। हाँ, लॉ बनाइए, उस पे कुछ
चेंजेस ऐसे करिए, कुछ हमारे पास इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल माइंड है, हमारे पास बेस्ट लीगल माइंड है भारत के अंदर, दुनिया के सबसे बेस्ट लीगल माइंड है भारत के अंदर, तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जा सकते हैं कि आप मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज भी कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ लेयर्स ऐसे पुट भी कर सकते हैं सो दैट पुरुषों के खिलाफ इसको इस्तेमाल ज्यादा न कर सकें, या फिर पुरुषों का, ताकि इस लॉ का मिसयूज ना हो। तो इस पे लॉ नहीं बनाना तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी ये जो पूरी सोच है कि महिला जो है अपने पुरुष की प्रॉपर्टी है, ये सोच आई कहां से? देखिए, ये सबसे पहला लॉ मैरिटल रेप के ऊपर सबसे पहला लॉ आया था ग्रीस के अंदर 1920 के अंदर, बेबीलोन के अंदर इस लॉ को बनाया गया था ग्रीस के अंदर। और उसके अंदर ये प्रावधान था कि महिला आपकी प्रॉपर्टी की तरह साबित हो सकती है। अगर आप उससे शादी करते हो तो महिला आपकी प्रॉपर्टी की तरह, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से अगर मेरे पास कोई जमीन का टुकड़ा है, मेरे पास जमीन का टुकड़ा है, अगर मेरे जमीन के टुकड़े से कोई और इंसान छेड़छाड़ करता है, अगर कोई इंसान अपना अधिकार जताता है, तो डेफिनेटली मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूं, मैं उसके खिलाफ जाके कोर्ट में या फिर उस लॉ को स्थापित कर सकता हूं। लेकिन अब वही उसी तरह की बात यहां पे महिलाओं को सोची गई थी कि महिला अगर कोई दूसरा तीसरा इंसान मेरी वाइफ के ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर अगर इस तरह का अधिकार जताता है, तो ही मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा सकता हूं। तो यहां पे महिला को इक्वेट किया गया था किससे? आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से। ये जो आइडिया है, ये चीज कहां से आई थी? हमारे दुनिया के अंदर सबसे पहले 1900 बीसी, ये बहुत सालों पहले आई थी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो सब बहुत हजारों साल पहले ये लॉ ऑलरेडी बन चुका था। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरह से महिला को आना हमने प्रॉपर्टी के साथ हमने इक्वेट कर रखा है। ये जो मेंटालिटी है, ये जो हमारी सोच है, धारणा है, इसके ये शुरुआत यहाँ से ग्रीस से हुई थी। देखिए उसके बाद क्या हुआ था, जो अंग्रेज, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपीसी भारत के अंदर 1860 के अंदर आया था, 1860 के अंदर आया था। अब देखिए उस समय हम जो भारत जो देश है, ये पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम था। वो जो समय था उसके उस समय जितना जो भी सोच, जो भी मेंटेलिटी हमारे इंग्लैंड के अंदर रही थी, या विक्टोरियन मेंटेलिटी कह लो जिसको, या विक्टोरियन मोरालिटी कह लो आप इसको, विक्टोरियन विक्टोरियन इसको मोरालिटी कह लो, या फिर इसको मेंटेलिटी कह लो। विक्टोरियन का मतलब क्या है? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया वहां की रानी थी, और उस समय जो उनके उनके हिसाब से सही था गलत था, उसके हिसाब से ही लॉ बनते थे, तो उसे कहते हैं विक्टोरियन मोरालिटी, या फिर कह लो मिडिल क्लास मेंटेलिटी, या फिर विक्टोरियन मेंटेलिटी। उस तरह की सोच थी अंग्रेजों की, जो सोच थी इंग्लैंड के अंदर या फिर यूरोप के अंदर, वही सोच कहां थोपी गई थी? भारत के अंदर। तो क्योंकि अंग्रेज के समय विक्टोरियन मोरालिटी, उनके हिसाब से उनके जो पैरामीटर थे सही गलत के, वो चीज कहां आ गई थी? भारत के अंदर भी आ गई थी। इसी वजह से उस समय, अब देखिए, महिलाओं को एक कैटेगरी में रखा जाता था पहले, क्योंकि आप अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को बहुत सालों बाद, कम से कम 100, 150, 200 सालों बाद महिलाओं को इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर वोट करने का अधिकार मिला है। तो महिलाओं की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी इंग्लैंड के अंदर। उनको एक स्पेसिफिक तरह के कपड़े पहनाए जाते थे ताकि वो दिखने में सुंदर लगे, वो उन पे इम्पोज किया जाता था। उनको ये अधिकार नहीं था कि वो खुद को बॉडीली फ्री रख सके। उनके हिसाब से खाना बनता था, उनको अलग तरह के कपड़े डिजाइन हुआ करते ताकि उनकी बॉडी शेप में रहे। तो इस तरह की जो सोच है, ये हमको अंग्रेजों से ही मिली है। आज हम कहते हैं कि जो गोरा रंग है वो अच्छा है, जो काला है हम उसको बुरा मानते हैं। इस तरह की जो हमारी जो नस्लवादी है, जो रेसिज्म, जो मेंटेलिटी है, वो कहां से आई है? वो हमको अंग्रेजों से ही मिली है। इसलिए आज हम फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करते हैं, और जो गोरी लड़की हम उसको ज्यादा पसंद करते हैं, और जो काली है उसको पसंद नहीं करते हैं। जो मेंटेलिटी है, ये इस तरह की जो डिमीनिंग गंदी मेंटेलिटी कहां से आई है? हमारे पास यूरोप से आई है। तो उसी जमाने में उसी हिसाब से लॉ बने हुए थे। वहां पर हमको 1860 के अंदर हमको आईपीसी मिला था। आईपीसी सेक्शन 375 से लेके 377 तक मिला था। उसके अंदर ये मेंटेलिटी थी कि जो पुरुष होते हैं उनके लिए जो महिला है वो एक प्रॉपर्टी की तरह होती हैं, जैसा कि आपको बता चुका हूं मैं। और यहाँ पे देखिए आप, सेक्सुअल ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड 1860 सेक्शन 375 till 377। तो ये मेंटेलिटी भी हमको अंग्रेजों से मिली है, उसको मैं अभी तक चेंज नहीं किया। अब देखिए, भारत के आजाद होने के बाद 4 तरह के बड़े बड़े कानून आ रखे हैं। भारत के आजाद होने के बाद 4 तरह के बड़े बड़े कानून कौन से हैं? द क्रिमिनल लॉ सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 1983 के अंदर आ रखा है, पॉक्सो एक्ट आ रखा है, उसके बाद 2002 के अंदर जो एविडेंस अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर आ रखा है, और ये जो द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। तो 4 बार हमारे जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, जहां पर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, रेप क्रिमिनल की बात करते हैं, उनको 4 बार बदला गया है, मॉडिफाई किया गया है। लेकिन इन सभी तरह के लॉज का जब इनका संशोधन किया गया था, अभी तक हमने इस मिनट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, अभी तक मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो सोच है वो जा नहीं रही है। ये जो मेंटालिटी है कि मैरिटल रेप को लीगल, माफ कीजिएगा, उसको इलीगल साबित करें,
ये सोच जा नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट अभी तक तय नहीं कर पा रहा है कि कहाँ तक इसका बेसिक पैरामीटर क्या होगा, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतने सालों बाद भी अभी भी हम इस गुत्थी में उलझे हुए हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी 2013 के अंदर। दरअसल निर्भया जो केस हुआ था 2012 के अंदर, निर्भया तो बहुत दुनिया भारत के लिए सबसे बड़ा धब्बा है, जो आई थिंक पता नहीं कब खत्म हो गया, इतने सालों बाद इसको भूला जा सके, कभी भूल नहीं सकते उस केस को। तो उस केस के दौरान, उस रेप कांड के बाद जब जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी रेपिस्ट को सजा दे रहे हो, पनिश कर रहे हो, तो प्लीज इसको आधार न बनाया जा सके कि वो उसका पति था, पति हो या नहीं हो। तो इन्होंने इस बारे में फेवर में बात करी थी कि हाँ मैरिटल रेप जैसी कोई चीज होती है। तो जस्टिस वर्मा कमेटी, अब क्योंकि कमेटी थी, कमेटी सिर्फ एडवाइस दे सकती है, कमेटी सिर्फ अपना सजेशन दे सकती है, सिर्फ अपना एक सुझाव दे सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो लेकिन हाँ, जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये डेफिनेटली कहा था कि इट रिकमेंडेड दैट एक्सेप्शंस फॉर मैरिटल रेप बी रिमूव्ड। जो एक्सेप्शन है, जो हमने अपवाद की बात करी थी शुरुआत में, वो जो अपवाद है उसको हटा दिया जाए। अगर कोई इंसान किसी महिला का रेप करता है और भले ही वो उसका पति ही क्यों ना हो, तो उस अपवाद को हटा दिया जाना चाहिए, उस पति को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो एक नॉर्मल केस में हम उसको देते हैं। तो ये बात करी थी जस्टिस वर्मा कमेटी ने, क्रूरल्टी बाय हस्बैंड। अभी हम कुछ स्टेट्स की बात करते हैं, कुछ जो नंबर से डाटा की बात करते हैं। ये देखिए नंबर है, यहाँ पे साफ दिखाया जाता है किस तरह से मैरिटल रेप की जो महिलाएं हैं, मैरिटल रेप के अंदर महिला किस तरह से शोषित होती हैं। देखिए अब ये नंबर है, ये बहुत ही चौंकाने वाला नंबर है। ये जब रिपोर्ट में देख रहा था तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था, जैसे यूएसए के अंदर इसको इलीगल कर दिया गया है, ब्रिटेन के अंदर इसको इलीगल कर दिया। अब शुरुआत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मेंटेलिटी हमको ब्रिटेन से मिली है, उस देश के अंदर भी इसको मैरिटल रेप को इलीगल घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भारत के अंदर इसको इलीगल नहीं किया गया है। उसके बाद भूटान के अंदर भी ये चीज हो रखी है, पहले से इसको इलीगल कर दिया गया है, लेकिन अभी भारत के अंदर होना बाकी है। तो ये कुछ नंबर है, यहाँ पे लिखा जा रहा है। देखिए जैसे एक चीज यहां लिखी हुई है, स्टडी इन 2 साउथ एशियन कंट्रीज, यूएन फाउंड दैट द बिटवीन 74 and 94% ऑफ द पुलिस फोर्स, अगर इस तरह केस महिला पुलिस फोर्स में ले जाती है और कहती है कि मेरे पति ने मेरे साथ जबरदस्ती करी है, मेरा रेप करने की कोशिश करी, तो वहां पर पुलिस भी यही कहती है कि वो का पति है, उसको अधिकार है। यहाँ पे क्या लिखा है, दैट हस्बैंड इज अलाउड टू रेप हिज वाइफ। तो अब यहाँ पे पुलिस ही ये चीज कह रही है, और ये चीज एशियन देशों की बात हो रही है, यहाँ पे चाइना और भारत की बात हो रही है। तो ये पूरी रिपोर्ट है, इसको पूरा मैं भी पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली आपको जब पीडीएफ मिले तो आप प्लीज इसको जूम करके पूरा पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ नंबर हैं स्टैट्स। अब यहाँ पे देखिए, ये नंबर बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाले नंबर थे। ये आप दिल दहलाने वाले नंबर ये थे, क्यों थे? क्योंकि देखिए जितनी भी महिलाएं हैं उनमें, जितनी भी महिलाओं का रेप होता है उसमें मात्र 1% है जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो आपसे जिनको आप जानते नहीं, जो स्ट्रेंजर है, वो सिर्फ 1% है। और देखिए 77% जो महिलाओं के रेप होते हैं वो उनके करंट हस्बैंड के साथ होते हैं, जो उनके अभी हस्बैंड हैं उनके साथ रेप होता है 77.10%, और फॉर्मर हस्बैंड 8.6%, जो जिनके साथ डाइवोर्स हो चुका है, जो पहले जो पति थे, वो 8.6 नंबर है। तो अभी देखिए नंबर कितना ज्यादा है। ये देखिए हम 1.1% वो हैं जो स्ट्रेंजर्स हैं जो रेप करते हैं, और 77% वो हैं जो उनके अभी हस्बैंड है, जो उनके अभी पति हैं। ये देखिए इन देशों ने अपना पैक्ट साइन कर रखा है। इन देशों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 36 देश हैं, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 36 देश हैं, जो लाल कलर में आपको दिख रहे होंगे, ये जो लाल पोर्शन है, ये जो 36 देश हैं, इन्होंने मैरिटल रेप को अभी तक इलीगल घोषित नहीं किया है, जिसके अंदर दुर्भाग्य से भारत भी है। इन बाकी सभी जो भी हरे देश हैं, इन सभी लोगों ने इसको इलीगल कर दिया है। यहाँ पे मैरिटल रेप करना बहुत बड़ा अपराध है इन हरे देशों के अंदर, और जो लाल देश है उनके अंदर अभी भी इसको इलीगल घोषित नहीं किया गया, जिसके अंदर दुर्भाग्य से भारत भी आता है। डिक्लेरेशन, अब देखिए यूनाइटेड नेशन जो डिक्लेरेशन है, इन्होंने पहले से ही भारत को कई बार सुझाव दिए हैं, भारत को कई बार प्रेशराइज किया है कि प्लीज आप मैरिटल रेप को भी रिकॉग्नाइज करें, इसको भी एक्नॉलेज करें, और प्लीज इस तरह का कोई लॉ आप भारत के अंदर भी लेकर आए। तो यूएन वुमेन ने इसके बारे में बात करी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है यहाँ इसके अंदर, और रेप इन मैरिज एंड द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन राइट्स। यूरोप के अंदर एक केस चला था, जब भी इस तरह की बात होती है तो वुमेन एक्टिविस्ट के द्वारा इस केस की हिदायत दी जाती है, और इस केस का रेफरेंस दिया जाता है कि यूरोप के अंदर भी इस तरह का केस आया था, उसके बाद इस तरह का बहुत ही कठोर लॉ लाया गया था यूरोप के अंदर। तो ये एक वो केस है। साउथ अफ्रीका के अंदर अभी 2007 के अंदर 2007 के अंदर एक लॉ आया था साउथ अफ्रीका के अंदर, क्रिमिनल लॉ सेक्सुअल ऑफेंस एंड द रिलेटेड मैटर्स अमेंडमेंट एक्ट 2007। साउथ अफ्रीका के अंदर भी अब इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, लेकिन अभी भारत के अंदर नहीं किया गया है। तो यूएन वुमेन, ये देखिए कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, कि रेप तो हो रहा है तो आप उसमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, कि अगर आपके पति करते हैं तो आप उसको रेप नहीं मानेंगे, लेकिन कोई और करता है तो आप उसको रेप मानेंगे। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करने की बात और हिदायत इन लोगों ने, इन कमीशन ने दी है भारत सरकार को, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है।
अब मैं आपसे दूसरा पहलू की बात करूंगा जो बहुत और भी ज्यादा गंभीर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रेप सिर्फ महिलाओं के होते हैं? अगर आपका ये मानना है कि फिजिकली मैन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं महिलाओं से, तो सिर्फ मर्द ही महिलाओं का रेप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। अभी तो ये काफी हद तक लोगों को पता भी नहीं है कि पुरुषों के भी रेप होते हैं महिलाओं के द्वारा। तो देखिए ही इस तरह के पोस्टर मुझे लगा इंटरेस्टिंग, तो मैंने यहाँ लगाया, ही वॉज रेप्ड बाय हर। उस लड़की ने, उस इंसान का, हर ने ही का रेप किया है। यहाँ पे वुमेन जेल्ड इन रेपिंग मैन, एक यहाँ पर एक नॉर्वेगियन कंट्री है, नॉर्वे जो कंट्री है, नॉर्वे की जो एक महिला थी, उन्होंने अपने पति का रेप किया है। ये केस आया था द गार्जियन न्यूज़पेपर के अंदर, आर्टिकल आया था, द वुमेन जेल्ड इन रेपिंग मैन। तो उस औरत को जेल हुई थी क्योंकि उसने अपने हस्बैंड का रेप किया था। कैन वुमेन रेप? अब ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे समाज के सामने, हम सभी के सामने, कि क्या औरत भी मर्द का रेप कर सकती है? तो डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि देखिए जो भी हम स्टैट्स देखते हैं उसके अंदर डेफिनेटली ये चीज इतनी ज्यादा नहीं है। आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द पेन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मर्दों के रेप कम होते, चलो ठीक है होने दीजिए, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, 10% केस अभी भी ऐसे हैं, 10% केस अभी भी ऐसे हैं, अगर 100 में से 10 मर्द ऐसे जिनके साथ रेप करते महिला। लेकिन ये चीज लोगों को पता भी नहीं है। चलिए ठीक है, अगर हम महिलाओं की बात करें तो समाज को पता तो है कि महिलाओं के साथ रेप होता है, वो चीज हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वी एक्नॉलेज दैट। लेकिन पुरुषों के साथ मेल होता है, ये चीज कोई इंसान मानने को भी तैयार नहीं, सोचने को भी तैयार नहीं। लेकिन ऐसा केस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मिसयूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, अभी जो समीकरण चल रहे हैं जहां पे क्योंकि देखिए महिला, पुरुष और महिला के अंदर जो समानता है वो चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मानता हूं, उसका पूरी तरह से पालन करता हूं, उसका हम इज्जत करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है जहां पे महिलाएं इसका मिसयूज करती हैं। तो यहां पे एक आर्टिकल आया था, मिसयूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला किस तरह इसका मिसयूज करती हैं। यहां पे एक न्यूज कटिंग मैंने लगा रखी भारत के अंदर, गर्ल फेक्स रेप मैन जेल्ड फॉर इयर्स। एक लड़की ने एक झूठा रेप का केस किया था किसी मर्द के ऊपर, मिसयूज की बात कर रहे हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं मिसयूज की, झूठा केस करता था और उस इंसान को जेल हो गई थी। एक केस मैंने ये भी देखा था, आसाम की बात है, तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात है, जहां पर एक जो हमारे प्रोस्टिट्यूशन होते हैं, किसी प्रोस्टिट्यूशन ने किसी इंसान से पैसे लेके शारीरिक संबंध बनाने की पूरी कंसेंट दे देता, परमिशन दे दी थी। लेकिन उसके बाद जब वो चीज हो गई थी तो महिला ने और पैसे डिमांड किए कि जब उनके पूरे बीच में शारीरिक संबंध हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने उससे और पैसे डिमांड किए। जब उस पुरुष ने मना किया कि मेरे पास और पैसे नहीं है देने के लिए, तब उस महिला ने उस पुरुष के ऊपर रेप का केस लगा दिया और उस पुरुष को जेल हो गई, और उस पुरुष ने उस जेल के अंदर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके ऊपर झूठा केस लगा दिया गया था। तो गर्ल फेक्स रेप, इस तरह के केस तमाम है, काफी केसेस। यहाँ पे एक मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी है, सेक्शन 375, प्लीज इस मूवी को देखिएगा, ये अमेजॉन प्राइम के अंदर आपको मिल जाएगी। आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन हाँ ये मूवी है। यहाँ पे अक्षय खन्ना की एक बहुत अच्छी मूवी है, सेक्शन 375, उसके अंदर दिखाया जाता है कि किस तरह से एक महिला रेप केस को फेक करके प्रेजेंट करती है, और काफी पुरुष इसके विक्टिम है, काफी पुरुष के साथ काफी पुरुष भी इस तरह के फेक केसेस के शिकार बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये भारतीय मैन है और उसके ऊपर जो चप्पी लगा दी गई है, उसका मुंह बंद कर दिया गया है, किसके तहत? सेक्शन 375 377 के तहत उसके ऊपर मुंह पे चिप्पी, उसका मुंह बंद कर दिया गया है। ये कार्टून है ना, ये कैसा इंसाफ, ये एक कार्टून और था, ये कैसा इंसाफ है? मिसयूज होता है आईपी सेक्शन 498A, जो दहेज प्रथा हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, इस तरह के जो आईपीसी के सेक्शन है उसका काफी तक मिसयूज हुआ है। क्योंकि ये जो बात मैंने आपको पहले कही थी कि पुरुषों के पास अभी भी इस तरह का लॉ नहीं है जहां पे पुरुषों की रक्षा की जाए। अगर कोई भी महिला मुझ पर आरोप लगा दे कि इन सर ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार क्या है, तो ये बर्डन मेरे ऊपर आएगा कि मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है। तो आप सोचिए, जो बदनाम हो गया वो बदनाम हो गया, लेकिन मेरे पास कोई लॉ नहीं है कि मैं खुद को बचा सकूं उससे। तो ये एक मिसयूज इस तरह से दिखता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आपने ये मूवी देखी हो, ऐतराज अक्षय कुमार की मूवी थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि एक महिला ने, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने भी कोशिश करी थी, उन्होंने अक्षय कुमार के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। ये मूवी, इस मूवी के अंदर काफी अच्छे से दिखाया गया था। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आप शायद इस बात को समझ पाएंगे। अब ये जो पूरी बात यहाँ लिखी हुई है, कैन अ वुमन रेप अ मैन एंड व्हाई डज इट मैटर, क्या एक महिला पुरुष के साथ जबरदस्ती कर सकती है? क्या एक महिला पुरुष का रेप कर सकती है? तो इसका जवाब है यस। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसको किस तरह से देखा जाता है कि नहीं कर सकते, क्योंकि हमने रेप करने की जो एक्ट है, हमने इसको एक कैटेगराइजेशन कर रखा है। क्या कर रखा है कि जब आप शारीरिक संभोग करते हो तो पुरुष लीगली, बायोलॉजिकली पेनिट्रेट करता है वुमेन के अंदर, महिला के अंदर पेनिट्रेट करता है। तो अब ये पेनिट्रेशन सिर्फ पुरुष ही कर सकता है, महिला तो नहीं कर सकती। ये जो सोच है,
ये जो सोच है मैन आर ऑलवेज अप फॉर सेक्स, एक तो ये सोच, दूसरी बात ये कि मैन आर ऑलवेज अप फॉर सेक्स। जहां तक शारीरिक संभोग की बात आती है तो इसमें ऐसा माना जाता है कि पुरुष हमेशा इसके लिए उत्तेजित होता है, पुरुष हमेशा इसके लिए उत्साहित होता है, औरतें कम होती है, औरतों की इच्छा इतनी ज्यादा नहीं करती जितनी महिलाओं की करती है। ये भी एक दूसरी सोच है। इन सोच के आधार पर हम ये मानने को ही तैयार नहीं कि पुरुष के साथ भी जबरदस्ती हो सकती है। यहाँ पे देखिए, सेक्स इज समथिंग मैन डू टू वुमेन, कोई एक सेक्स एक इस तरह की चीज है जो पुरुष करता है महिला के साथ, महिला कभी पुरुष के साथ कर ही नहीं सकती है। तो ये जो सोच है, ये जो मेंटेलिटी है, इसका शिकार पुरुष बने हुए हैं और ये सत्य नहीं है। कई बार ऐसा होता है शारीरिक संबंध के दौरान महिला इतनी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है कि पुरुष को उसमें जबरदस्ती घेर लिया जाता है पुरुष को। तो कहने का मतलब है कि आज समाज के अंदर स्थिति न तो महिलाओं के लिए अच्छी है, न ही पुरुषों के लिए अच्छी है, क्योंकि दोनों को ही एक स्टिग्मा दे दिया गया है, दोनों को टारगेट कर दिया गया है कि महिला के साथ यही होगा और पुरुषों के साथ यही होगा। ये जो सोच है, हमको इस सोच को थोड़ा खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो हादसे महिलाओं के साथ होते हैं उसको भी खुले विचार के साथ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, और जो हादसे पुरुषों के साथ होते हैं उसको भी खुले स्तर पर हमको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। हमको स्टिग्मेटाइज नहीं करना है। आज समाज की स्थिति कुछ इस तरह की है। अगर महिलाओं की बात करें तो काफी लोग महिलाओं पर भी उंगली उठाते हैं, क्योंकि हमारी एक सोच है, एक हमारे एक बेसिक आइडिया बना हुआ है, हमारी एक धारणा है जिसको हम हटा नहीं पा रहे हैं। और अगर कोई समाज पुरुष के ऊपर उंगली उठाता है तो उसके पीछे भी कुछ धारणाएं हैं, है ना। जैसे मैंने इस मूवी की बात करी, जैसा कि आपने इस मूवी के अंदर देखा होगा, इसके अंदर एक बहुत अच्छा डायलॉग ये था करीना कपूर जी का। उन्होंने कहा था कि अगर कोई पुरुष महिला को थप्पड़ मारता तो हम ये बोलते हैं कि ये आदमी कितना ज्यादा बदतमीज है, इसने महिला को थप्पड़ मारा है। लेकिन अगर कोई महिला पुरुष को थप्पड़ मारती तो हम क्या बोलते हैं कि इस पुरुष ने कुछ गलत काम किया होगा इसलिए इसको थप्पड़ मारा गया है। तो इस सोच का, इस सोच के ही विक्टिम है ये पुरुष और महिलाएं दोनों ही। हम कोई भी जैसे रेप केस होते हैं, जो हम क्या बोलते हैं कि रेप केस हुआ है तो क्योंकि महिला ने इस तरह के छोटे कपड़े पहने हैं, तो छोटे कपड़े पहने तो इनका तो रेप होगा ही, है ना। तो ये जो सोच है, इस सोच को खत्म करने की जरूरत है। और इस सोच के ही विक्टिम, इस सोच के शिकार दोनों हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी इसका शिकार हैं। तो एज अ सोशियोलॉजिस्ट, क्योंकि हम अभी समाजशास्त्र का सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, तो आपको इस तरह से समझने की जरूरत है कि समाज के अंदर इस तरह की कुरीतियां बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर तय नहीं कर पा रही, तो आपके और मेरे लिए इस पे, लेकिन हम, आप और मैं, हम जैसे जो आम जनता है, हम इस पे विचार डेफिनेटली कर सकते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपके इस पे क्या विचार हैं, आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ इस पे बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और समझ सकते हैं एक दूसरे को। चलिए, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, जरूरी लगा होगा। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो प्लीज आप इसको संवेदनशील होकर इस पे गौर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।